चलो दोस्तों, आप लोग तो हेडिंग देख ही रहे होंगे। क्या का हेडिंग क्या है? आज का हेडिंग ये है कि मैं पहले कुछ बोल देता हूँ। अपने चैनल के बारे में भी इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी रहता है दोस्तों। आज टॉपर वैली है, कौन सा चैनल है? टॉपर वैली में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्या किस चीज़ का? ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस चैनल पर 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल की बेहतर तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग 10th के बाद ITI और पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसमें बहुत ही वीडियो डाला हुआ है। इंग्लिश के लेखक के नाम ट्रिक्स है, और मैथ का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन डाला हुआ है। फिजिक्स के भी डाल दिए थे कल, और रे ऑप्टिक्स का, इसीलिए रे ऑप्टिक्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं दोस्तों, जाकर डिस्क्रिप्शन से देख लें वीडियो। तब चलते हैं सीधे टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अंतिम तक जरूर बोर्ड बने रहना। यह बोर्ड ये सभी प्रश्न फिजिकल केमिस्ट्री सभी प्रश्न जितना भी लेकर आया हूँ, जितना हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। चलते हैं अब सीधे क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दोष से क्या समझते हैं? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कलर चेंज कर लेते हैं, कलर नहीं दिखाई दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? क्या बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं? जब क्रिस्टल में परमाणु या आयन लुप्त हो जाए या विस्थापित हो जाए, उसके फलस्वरूप जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। क्या? जब क्रिस्टल में से परमाणु या आयन लुप्त हो जाए या विस्थापित हो जाए, उसके फलस्वरूप जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। तो ये याद रखना, ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट? कांच को अतिशीतल द्रव माना जाता है क्यों? क्या? कांच को अतिशीतल द्रव माना जाता है क्यों? तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें द्रवों की समान बहने की प्रवृत्ति होती है। यह बहुत ही धीमी गति से बहाव करता है। क्या? यह बहुत ही धीमी गति से बहाव करता है। यह बहुत ही धीमी गति से बहाव करता है। चूँकि इसके कण द्रवों के समान अव्यवस्थित होता है। क्या? चूँकि इसके कण द्रवों के समान अव्यवस्थित होता है, इसलिए कांच को अतिशीतल द्रव कहा जाता है। तो ये भी 2 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसे भी याद रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और क्या है तीसरा? मोलरता एवं मोलरता में क्या अंतर है? या मोलरता या मोलरता से कैसे अलग है? तब चलते हैं सीधे आंसर पे। आंसर पहला देखो, पहला क्या है? 1 लीटर बिलियन सेल में। क्या? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलायक की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलायक की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाएं, इसका PDF मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का PDF डाल दिया जाता है टेलीग्राम में। ये देखो मोलरता में। क्या? मोलरता में इधर है मोलरता। क्या? इधर मोलरता नहीं लिखे होंगे, ध्यान नहीं होगा तो नहीं लिखे होंगे। यहाँ इधर है मोलरता। क्या? इधर मोलरता। तो मोलरता देखो 1 kg विलायक। क्या? 1 kg विलायक में उपस्थित विलायक की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये kg में रहता है, ये लीटर में रहता है, ये ध्यान रखना। चलते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा है यह ताप पर निर्भर। क्या? यह ताप पर निर्भर करता है। क्या? यह मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। याद रखना, कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करता है। चलते तीसरा, यह आयतन पर निर्भर करता है। कौन आयतन पर निर्भर करता है? मोलरता आयतन पर निर्भर करता है। और मोलरता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या? मोलरता द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलते हैं चौथा, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, ये लीटर में होता है। पहला ही अंतर बता दिया था, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा। मोल प्रति लीटर किसका मात्रक हो जाता है? मोलरता का मात्रक हो जाएगा। ये सब याद रखने, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। मोलरता का SI मात्रक मोल प्रति लीटर, और मोलरता का SI मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति kg। क्या? मोल प्रति kg। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चौथा क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? क्या? स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? 2 द्रवों को वैसा मिश्रण। क्या? 2 द्रवों का वैसा मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर हो। क्या? 2 द्रवों का वैसा मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर हो तथा अपने घटकों के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है।
क्या, दो द्रवों का वैसा मिश्रण जिसका क्वथनांक स्थिर हो तथा अपने घटकों के अनुपात में कोई परिवर्तन न हो उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब याद रखना। 5वां है उल्टा प्रसरण क्या है। क्या, उल्टा प्रसरण क्या है। उल्टा प्रसरण क्या है, जब प्रसारण चाप क्या, प्रसारण ताप से अधिक दाब को उच्च सांद्रण के तरफ लगाया जाता है। क्या, जब प्रसारण ताप से अधिक दाब को उच्च सांद्रण के तरफ लगाया जाता है तो उस विलयन का विलायक निम्न सांद्रण के तरफ चला जाता है, अर्थात अशुद्ध जल को के तरफ चला जाता है। इस प्रक्रिया को उल्टा प्रसरण कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जब प्रसारण ताप से अधिक दाब को उच्च सांद्रण के तरफ लगाया जाता है तो उस विलयन का विलायक निम्न सांद्रण के तरफ चला जाता है, अर्थात अशुद्ध जल के तरफ चला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उल्टा प्रसरण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, इसका पीडीएफ सभी को मिल जाएगा और कभी कभी पढ़ने का मौका मिल जाएगा पीडीएफ से। चल तो क्या है, छठा क्या, प्रसरण तथा विसरण में अंतर। क्या, प्रसरण तथा विसरण में अंतर क्या है, तो पहला अंतर है विलायक अणु का रूपांतरण निम्न से उच्च सांद्रण विलयन में होता है। क्या, प्रसारण में विलायक अणु का रूपांतरण निम्न से उच्च सांद्रण विलयन में होता है। और विसरण, इधर विसरण है, ऊपर में नहीं लिखे होंगे, बहुत नोट्स बनाना रहता है इसलिए छूट जाता है कभी कभी। प्रसारण टाइपिंग में भी कभी के जगह तो गलत लिख रहे हैं। विसरण, तो विसरण विलायक का रूपांतरण उच्च से निम्न सांद्र विलयन में होता है। विसरण में विलायक का रूपांतरण उच्च से निम्न सांद्र विलयन में होता है। और प्रसारण में विलायक अणु का रूपांतरण निम्न से उच्च सांद्रण विलयन में होता है। अब चलो दूसरा अंतर है एसपीएम की आवश्यकता होती है। क्या, प्रसारण में एसपीएम की आवश्यकता होती है, विसरण में एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या, विसरण में एसपीएम की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा अंतर चलते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा केवल विलायक अणु का ही रूपांतरण होता है। क्या, प्रसारण में केवल विलायक अणु का ही रूपांतरण होता है और विसरण में विलायक और विलय दोनों का रूपांतरण होता है। विसरण में विलायक और विलय दोनों का रूपांतरण होता है। और चौथा अंतर हो जाएगा, यह केवल द्रव में होता है। प्रसारण द्रव सिर्फ द्रव में होता है, विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है। क्या, द्रव और गैस दोनों में होता है। और 5वां अंतर है प्रसारण को रोका जा सकता है। क्या, प्रसारण को रोका जा सकता है, विसरण को रोका जा सकता है। विसरण को रोका नहीं जा सकता होगा, शायद यहाँ पे नहीं रोका जा सकता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे, हम भी भूल रहे हैं थोड़ा बहुत। चलते हैं 7, अभिक्रिया के दर में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या, अभिक्रिया के दर में तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अभिक्रिया के दर में तापमान का प्रभाव इस रूप में अभिक्रिया के दर में तापमान का प्रभाव इस रूप में पड़ता है कि, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया, इस रूप में पड़ता है कि लिखाएगा अभिक्रिया में तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अभिक्रिया का दर भी बढ़ता है और साथ ही में क्या, और साथ ही में वेग नियतांक भी बढ़ता है। तो फिर से एक बार पढ़ देते हैं, अभिक्रिया के दर में क्या, अभिक्रिया के दर में तापमान का प्रभाव इस रूप में है कि अभिक्रिया में तापमान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अभिक्रिया का दर भी बढ़ता है और साथ ही में वे वेग नियतांक भी बढ़ता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिक्रिया के दर के तापमान का प्रभाव, यही प्रभाव होता है अभिक्रिया के दर के तापमान में। अब 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन क्या है, आणविकता। क्या है, आणविकता क्या है। क्या, आणविकता क्या है, तो आणविकता किसी प्राथमिक में उपस्थित, क्या किसी प्राथमिक में उपस्थित अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है। यहाँ पे आणविकता लिखाएगा, किसी प्राथमिक में उपस्थित अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9, अभिक्रिया की कोटि क्या है। क्या, अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम कैसे जान पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के नियम में अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित घातों के योग के सांद्रण के अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के नियम में अभिकारक के सांद्रण पर उपस्थित घातों के योग के सांद्रण के अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को हम कैसे जान पाएंगे, तो इसका आंसर नीचे होगा।
देखो ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया जानने के लिए अभिक्रिया के नियम में अभिकारक के साधारण एक घात होना चाहिए। क्या प्रथम कोटि अभिक्रिया जानने के लिए अभिक्रिया के नियम में अभिकारक के साधारण एक घात होना चाहिए, एक घातीय होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसे भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम बीसीसी। क्या लिथियम बीसीसी क्रिस्टल बना रहा है और इसकी भुजा 351 pm यानी कि पिकोमीटर है। तो लिथियम परमाणु की त्रिज्या बताएं। तो इसका सबसे पहले तो बीसीसी में आर बराबर क्या होता है? बीसीसी में आर बराबर यहाँ पे लिख दिए होंगे, शायद सोल्यूशन लिख दिया है। बीसीसी में आर बराबर √3 होता है। क्या बीसीसी में हम सोचे थे कि इसका आंसर आप लोग से लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बना दिए हैं। बीसीसी में आर बराबर 4r बराबर √3 होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? √3/4a होगा। तो ए के जगह पर कितना है? ए के जगह पर 351 pm है, इसलिए इतना है। इसका सोल्यूशन करके आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट में ज़रूर कर दें, तो हम जानेंगे कि आप लोग इसका सोल्यूशन भी जानते हैं या नहीं। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग टॉपर वैली की मदद करें ताकि आप लोग के साथ हमेशा जुड़े रहें। और टॉपर वैली में जानते ही हैं कि किस किस चीज़ की तैयारी कर लेते। 10th 12th क्या कलर चेंज कर लेते हैं। 10th 12th ITI पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन जानने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आए, किस सब्जेक्ट का लाएँ, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।